हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए एक न्यू क्लासेस लेकर के आए हैं जो आपका होम साइंस एमए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है। जो हमारा स्कोप है ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास, इसके पेपर 1 को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है अनुसंधान पद्धति और सांख्यिकी, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रिसर्च मेथड्स एंड स्टैटिक्स। ठीक है, तो आज हम लोग देखिए हमारा चैप्टर 1 है, आज का क्लास रहेगा ये। ठीक है, और आज से हम लोग होली तक, ठीक है, कंटिन्यू क्लासेस अपने करेंगे, यानी कि 25 दिन में आप लोगों का जो चारों पेपर है, ठीक है, 25 मान के चलिए 25 से 30 दिन, ठीक है, यानी कि 13-14 आपका होली है, उसके 20 आपका मार्च तक जो है कि आपका जो सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है, उसको हम कंप्लीट कराएंगे। और आज केवल हम आप लोगों को फर्स्ट पेपर की क्लास ले रहे हैं, ठीक है। एंड कल यानी कि आपका जो अगला आने वाला डे है, यानी कि कल, वो हम लोग यानी कि चारों पेपर सीरियल से डिस्कस करेंगे, ठीक है, यानी कि पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड पेपर 3 एंड पेपर 4, ठीक है। चारों पेपर हम लोग डेली के डेली रिवाइज करेंगे, यानी कि पढ़ेंगे उसके बारे में। और आप सभी लोगों को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप सब लोग नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। कहाँ से की पॉइंट है, कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछता है और आपके क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये सभी के बारे में हम आप लोगों को डिस्कस करके बताएंगे आपके अपने चैनल लर्न विथ अल्पना पर, ठीक है। तो चलिए, जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना, एंड अपने सभी दोस्तों को आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। काफ़ी लोग देखिए जो पीजी करते हैं, ठीक है, काफ़ी क्या सभी लोग क्लास करने नहीं जाते हैं, ठीक है। तो अब तो सोशल मीडिया का आपका यानी कि जनरेशन आ गया है, ठीक है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही आप लोग जो अपनी तैयारी उसको कंप्लीट करिए। काफ़ी लोगों ने यानी कि श्योर सीरीज ले लिया होगा और काफ़ी लोगों ने श्योर सीरीज नहीं लिया है, ठीक है। हम जो भी आप लोगों को पढ़ाएंगे सारा का सारा बुक से पढ़ाएंगे, ठीक है। यदि आप लोग इच्छुक हैं कि मैम आप श्योर सीरीज के भी क्वेश्चंस करा दीजिए, तो मैं आप सबको श्योर सीरीज के भी क्वेश्चन आपके यूट्यूब चैनल यानी कि लर्न विथ अल्पना पर हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है। बट अदरवाइज यदि आप लोग बुक से चैप्टर वाइज क्लास करते हैं तो आप लोगों का जो मार्क्स होगा यानी कि जो नंबर होगा वो बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहेंगे, क्योंकि आज हमारा ये फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा-सा आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि इस बार देखिए जो आपका एमए होता है, पीजी या फिर कोई भी आप कोर्स ले लीजिए, ठीक है? उसमें आपका यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि टॉप 10 लिस्ट निकलती है, ठीक है? जो हमारा 2022 और 2024 का जो बैच रहा, इसमें हमारे 52, ठीक है? कितने? 52 आपके अ टॉप 10 बच्चे यानी कि आए थे, टॉप 10 लिस्ट में नाम आया था इतने लोगों का, ठीक है? जो कि अब तक का सबसे रिकॉर्ड तोड़ है, इतने ज़्यादा होम साइंस में कभी स्टूडेंट आए ही नहीं थे। तो हम चाहेंगे कि देखिए जो आपका 4th सेमेस्टर यानी कि चारों सेमेस्टर मिला कर के जो आपका रिजल्ट बनता है, तो आपका 2024 में आपका 85% बना था। कितना? 85। और देखिए काफ़ी बच्चे मुझसे पूछे भी थे कि मैम कितना हाईएस्ट जा सकता है? मैंने सबको बताया था कि 85% तक लगभग जा सकता है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 84% प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर 85% जो है कि रिजल्ट बना है हाईएस्ट, ठीक है। और हम आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर से ही अपना मेहनत करिए, टारगेट करिए कि आप लोग 90% प्लस मार्क्स ले आ पाए, ठीक है, चारों सेमेस्टर को मिलाकर। तो देखिए चारों सेमेस्टर में जो नंबर सबसे अच्छा लाएगा, ठीक है, उसी का टॉप 10 में फर्स्ट रैंक आता है। और फर्स्ट रैंक जिसका भी आता है यूनिवर्सिटी में आपके, उसको क्या मिलता है? यूनिवर्सिटी से पढ़ने का मौका मिलता है, ठीक है। क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में जल्दी एडमिशन हो नहीं पाता है, ठीक है। इसलिए जिनका फर्स्ट रैंक आता है टॉप 10 में, उनको यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने का मौका मिलता है। सो आप सभी लोग टॉप करिए, ठीक है, और अपना अच्छा नंबर लाइए, हमसे संपर्क करिए, ठीक है। जो भी मुझसे आप लोगों के लिए हेल्प करते बन पाएगा वो मैं आप सबके लिए करूँगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी था, ठीक है। और इसके बाद अब हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। इसके बाद जो भी बाकी की बातें रहेंगे वो हम लोग करते रहेंगे धीरे-धीरे पर डे, ठीक है। आप लोग हमसे देखिए यदि लाइव क्लास में आप लोग 100 बच्चे भी जुड़ना चाहते हैं हमसे, ठीक है, तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। जितने भी आप लोगों को डाउट्स होंगे वो हम आप लोगों के लाइव सेशन में कंप्लीट कराएंगे डाउट्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमारा जो पहला चैप्टर है आपका, ठीक है, यानी कि अनुसंधान प्रविधियां में, ठीक है। इसमें आपका जो सबसे पहला चैप्टर आता है ज्ञान और शोध यानी कि फर्स्ट यूनिट में, इसमें आपका पहला चैप्टर होता है ज्ञान प्राप्ति की विधियां, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने की हमारी कौन कौन सी विधियां होती हैं, यानी कि मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज,
ठीक है, यानी कि आप अपने ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किस विधियों के माध्यम से आप ज्ञान ग्रहण यानी कि प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ नॉलेज, ठीक है, यानी कि ज्ञान का क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले देखिए हम आप लोगों को थ्योरेटिकल क्लास लेकर के आए हैं, यहाँ से आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ज्ञान का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर है कि ज्ञान का उद्देश्य प्राकृतिक घटनाओं एवं तथ्यों यानी कि जो आपके फैक्ट्स होते हैं इसके संबंध में ज्ञान यानी कि नॉलेज प्राप्त करना है, ठीक है। किंतु प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि कैसा ज्ञान, ठीक है, यानी कि आपका जो ज्ञान है वो कैसा है, वैज्ञानिक ज्ञान है, अवैज्ञानिक ज्ञान है, क्या है, ठीक है। आगे है कि शोध यानी कि रिसर्च वास्तव में वैज्ञानिक ज्ञान की खोज करता है, यानी कि जो आपका रिसर्च होता है, जो शोध होता है, ठीक है, ये आपका वास्तव में क्या होता है, वैज्ञानिक ज्ञान की खोज करना यानी कि करता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम आपको ज्ञान को समझाने का प्रयास करेंगे। जो हम बोलते हैं वो टोटली हम आप लोगों को थ्योरी की क्लास में देते हैं, ठीक है। आप लोगों को जहाँ से जो भी चीजें इंपॉर्टेंट लगेंगी वो आप लोग नोट्स में बना लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो ज्ञान का अर्थ होता है फ्रेंड्स, ठीक है, वो किसी प्राकृतिक घटना के संबंध में पक्षपात रहित स्रोत, ठीक है, यानी कि अनबेस्ड सोर्स के आधार पर प्राप्त होता है। और यहाँ पर देखिए एक मोहसिन है, ठीक है, मोहसिन एक व्यक्ति है जिन्होंने 1984 में, ठीक है, इनके अनुसार एक ज्ञान का अर्थ दिया गया था इनके अनुसार कि तथ्यों यानी कि फैक्ट्स के पक्षपात रहित विश्वसनीय तथा वैध निरीक्षण से जो सूचना प्राप्त होती है वही ज्ञान है। यानी कि जो आपके मोहसिन है इनके अनुसार ये कहना है कि जो ज्ञान होता है वो तथ्यों के पक्षपात रहित, ठीक है, विश्वसनीय और वैध निरीक्षण से जो सूचना प्राप्त होती है वही हमारा ज्ञान होता है। यानी कि देखिए आप बहुत सारे ज्ञान देखते होंगे, बहुत लोग क्या होते हैं पक्षपात करते हैं, ठीक है। तो जहां पर आपका पक्षपात ना हो, ठीक है, और जो ज्ञान है वो जो विश्वसनीय हो, जो वैध हो यानी कि जो सत्य हो, ठीक है, उसके निरीक्षण से जो सूचना प्राप्त होती है, निरीक्षण यानी कि उसका देख रेख करना, ठीक है, उसके निरीक्षण से जो सूचना प्राप्त होती है वही हमारा नॉलेज होता है, ठीक है। आगे है कि ऐसे ज्ञान के संबंध में भिन्न भिन्न शोधकर्ताओं यानी कि जो हमारे रिसर्चर्स हैं, ठीक है, इनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों, ठीक है, यानी कि जो प्रमाण दिए गए हैं उसमें सहमति पाई जाती है, ठीक है, विरोध नहीं है। इसमें आपके एक व्यक्ति हैं ए एस रेवर, ठीक है, ए एस रेवर जो है, ठीक है, इन्होंने देखिए 1987 में, ठीक है, इन्होंने भी 1987 में ज्ञान के अर्थ जो है उसको कुछ परिभाषित किया है। और उन्होंने कहा है कि जो ज्ञान की विवेचना करते हुए आपके जो रेबर साहब है 1987 ने, ठीक है, यानी कि 1987 में इन्होंने इसकी परिभाषा दी है कि इसके कई प्रकारों से इसको यानी कि उल्लेख किया जा सकता है। किसके अनुसार, रेबर के अनुसार। किस सन में यानी कि उल्लेख किया गया था ज्ञान के प्रकार को, ये 1987 में यानी कि 1987 में, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो हमारा ज्ञान है, ठीक है, वो परिचय द्वारा हम ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है, नॉलेज ऑफ, हाँ ठीक है, परिचय के द्वारा, ठीक है, जैसे कि आप किसी से इंट्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, वहां पर भी देखिए आपको कुछ न कुछ नई चीजें सीखने को मिलती है, ठीक है। आई होप जैसे कि आप लोगों ने मुझे तो जानते नहीं थे, ठीक है, बट मैं आप लोगों का क्लास आज से करा रही हूँ, ठीक है, तो काफी चीजें अब ये भी है कि मैं आप लोगों से लोगों के सामने यानी कि लाइव क्लास में नहीं हूँ, लाइव चैट आप लोग नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी आप लोग जब क्लास करते हैं तो वहां पर आप लोग चैट करेंगे, ठीक है, जो हमारे पास ज्ञान है वो हम आप लोगों में यानी कि डेवलप करेंगे, आप लोगों को हम बताएंगे कैसे एग्जाम दीजिए कैसे नहीं दीजिए। तो कुछ ज्ञान जो होता है वो एक दूसरे के संपर्क में भी आकर के दिया जा सकता है, यानी कि लिया जा सकता है या दिया जा सकता है, ठीक है। तो यानी कि परिचय के द्वारा भी आप ज्ञान को ले सकते हैं और ये किसके अनुसार है, रेवर के अनुसार है, ठीक है। दूसरा आपका आता है घोषणात्मक ज्ञान आता है, ठीक है। थर्ड आपका आता है तथ्यपरक ज्ञान, फोर्थ आता है आपका कार्यात्मक ज्ञान, और आपका फिफ्थ आता है आपका प्रक्रियात्मक ज्ञान, और छठवां आता है आपका परिणाम के ज्ञान, ठीक है। इसके बाद देखिए जो परिचय होता है, ठीक है, अब आगे देखिए इसके बारे में है कि देखिए जो परिचय है, ठीक है, ज्ञान का अर्थ वह सूचना यानी कि वह इंफॉर्मेशन है जिसे व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, यानी कि डायरेक्टली, डायरेक्ट, इंद्रिय यानी सेंस, सेंस क्या होते हैं, आपके 5 इंद्रियां होती हैं, ठीक है। आँख, एक आपका आँख होता है, दूसरा आपका नाक हो गया, कान हो गया,
मुंह भी होता है ना, हाँ ठीक है, और आपका त्वचा हो गया, ठीक है। तो 5 आपके सेंस होते हैं जो आपका क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जो इंद्रिय होती है उसके आधार पर प्राप्त करता है। जो घोषणात्मक ज्ञान होता है इसका अर्थ ये होता है कि वह सूचना या ज्ञान है जिसके संबंध में व्यक्ति कोई घोषणा कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यदि आप लोग क्लास में पढ़ते हैं तो वहां पर कोई ना कोई घोषणा की जाती है, ठीक है। किसी भी यानी कि कोई भी आपके कॉलेज में फंक्शन वगैरह होता है तो आपके जो प्रबंधन का सिस्टम मैनेजर होता है वहां पर वो कुछ न कुछ घोषणा करता है, जिससे भी आपको कुछ ज्ञान वहां पे भी प्राप्त होते हैं। तो ये आपके घोषणात्मक ज्ञान के अंतर्गत आता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर कुछ दिया गया है, ये थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल है, ये भी हम आप लोगों को समझा देते हैं, ठीक है। जैसे यह घोषणा करना कि गुलाब एक प्रकार का फूल है, ठीक है, यानी कि आप घोषणा करते हैं कि जो हमारा गुलाब होता है वो क्या है, एक प्रकार का फूल होता है। तो इससे आपको नॉलेज मिली कि हाँ जो गुलाब होता है वो हमारा फूल होता है, ठीक है। अगला आपका आता है तथ्य परक ज्ञान का अर्थ। देखिए जो तथ्य परक ज्ञान का अर्थ होता है वह ज्ञान है जिसका संबंध किसी तथ्य यानी कि जो फैक्ट्स है, ठीक है, उससे होता है। जैसे कि यह ज्ञान कि मनुष्य मरणशील है, ठीक है, यानी कि कोई ज्ञान होता है कि जैसे आप कहते हैं कि जो मनुष्य होता है वो एक मरणशील है, ठीक है। सॉरी। तो ये आपका तथ्य परक ज्ञान के अंतर्गत आता है, यानी कि एक फैक्ट्स होता है, ठीक है। आपके जीवन का सबसे बड़ा सच क्या है कि मृत्यु, कि जो मृत्यु है वो एक दिन सबको आना है और ये सबसे बड़ा सत्य है। ये क्या है, ये एक फैक्ट है। तो ये आपका ज्ञान है। ये इसको किस प्रकार का ज्ञान करेंगे तो कहेंगे, तो ये आपका तथ्य परक ज्ञान के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसका बाद आपका एक आता है कार्यात्मक ज्ञान, ठीक है। क्या आता है, कार्यात्मक ज्ञान। देखिए कार्यात्मक ज्ञान वह ज्ञान है जिसका संबंध किसी सैद्धांतिक सूचना से होता है, ठीक है। जैसे कि कार्यात्मक ज्ञान, जैसे कि कोई भी आपका सैद्धांतिक कॉलेज के द्वारा कोई सूचना है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है, सैद्धांतिक रूप से, तो वो आपका कार्यात्मक ज्ञान के अंतर्गत आता है। एक आपका होता है प्रक्रियात्मक ज्ञान, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो प्रक्रियात्मक ज्ञान होता है वो ये ज्ञान होता है कि जो परिचालक होता है, ठीक है, या फिर जो आपका व्यवहारिक होता है, ठीक है, यानी कि जो परिचालक ज्ञान जो परिचालक हो या फिर जो व्यवहारिक हो, ठीक है, उससे जो आप ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको प्रक्रियात्मक ज्ञान कहा जाता है। एक आपका लास्ट में आता है परिणाम के ज्ञान, ठीक है, यानी कि नॉलेज ऑफ रिजल्ट, ठीक है, परिणाम के ज्ञान। देखिए इसका ये अर्थ होता है कि अपने द्वारा किए गए कार्य या फिर निष्पादन के अच्छे बुरे परिणाम की जानकारी। फॉर एग्जाम्पल यदि आप लोग एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है, पीजी की हम बात करेंगे आप लोगों की ही, कि आप लोग यदि पीजी का एग्जाम देने जाते हैं वहां पर यदि आप लोगों ने पहले से अच्छी तैयारी किया हुआ है, क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व करते हैं, रिजल्ट आपको अच्छा मिलता है, ठीक है, तो वहां पर जो आपका नॉलेज होगा वो आपका थोड़ा सा पॉजिटिव होगा कि हाँ मैंने तैयारी किया था, ठीक है, मैंने इतना लिखा तो इस प्रकार से नंबर आया। यदि अगली बार हम और अच्छे तरीके से लिखते हैं तो हो सकता है कि हमारा जो नंबर है वो और भी बेहतरीन आए, ठीक है। तो ये आपके परिणाम का ज्ञान होता है, आपके रिजल्ट का ज्ञान होता है, यानी कि जो आपका परिणाम आता है, जो आपका रिजल्ट आता है। काफी बच्चे क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं, बैक लग जाता है उनका, ठीक है, फिर से वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, ठीक है, उसके बाद वो एग्जाम देते हैं तो वो जानते हैं कि हाँ हमने पिछली बार कौन सी गलती की थी कि हमारा रिजल्ट इतना बुरा आया, इस बार हमको क्या गलतियां नहीं करनी है जिससे कि हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छा आए, ठीक है। तो ये आपके परिणाम के ज्ञान के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ज्ञान का स्वरूप या विशेषताएं, ठीक है, यानी कि नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉलेज। अब हम लोग ज्ञान का स्वरूप या फिर विशेषताओं के बारे में वर्णन करेंगे, ठीक है। और इसके देखिए कई विशेषताएं हैं, ठीक है, थोड़ी सी खांसी जुकाम प्रॉब्लम है बट आप लोगों को डिस्टरबेंस नहीं हो रही होंगी, ठीक है, वॉइस थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग पढ़ेंगे ज्ञान का स्वरूप या विशेषताएं। सबसे पहला जो आपका ज्ञान का स्वरूप या फिर विशेषता है उसमें आपका आता है ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि वस्तुनिष्ठता, ठीक है। क्या आता है, वस्तुनिष्ठता। इसमें क्या है, देखिए ज्ञान की एक मुख्य विशेषता वस्तुनिष्ठता है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है आपके नॉलेज की वो आपका ऑब्जेक्टिविटी होती है, ठीक है, यानी कि वस्तुनिष्ठता होती है। ज्ञान सदैव वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव होता है, और वस्तुनिष्ठ ज्ञान का अर्थ वह ज्ञान है जो पक्षपात, ठीक है, पूर्वामह
तथा आत्मनिष्ठ व्याख्या से पूरी तरह मुक्त होता है। वस्तुनिष्ठ से मतलब आप लोग क्या समझते हैं, जहां पर पक्षपात न होता हो, ठीक है, पूर्वामह न हो, आत्मनिष्ठ व्याख्या न। पक्षपात से आप लोग क्या समझते हैं, यानी कि जो वस्तुनिष्ठ ज्ञान होते हैं, दो व्यक्तियों में पक्षपात नहीं किया जाता है, दोनों व्यक्तियों को समान रूप से हम लोग नॉलेज देते हैं, ठीक है, कहीं पर भी वहां पर ना हम लोग पक्षपात करेंगे, ना आत्मनिष्ठ व्याख्या करेंगे और ना ही पूर्वामह बनाएंगे उसका, ठीक है। तो ये आपका वस्तुनिष्ठ आता है और ये आपके नॉलेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, यानी कि विशेषता है। सेकेंड आपका विशेषता आता है नॉलेज का प्रमाणीकरण, ठीक है, यानी कि वेरिफिकेशन, ठीक है। इसमें देखिए क्या है प्रमाणीकरण में, इसमें है प्रमाणीकरण में कि ज्ञान में प्रमाणीकरण की विशेषता पाई जाती है, ठीक है। देखिए जो प्रमाणनीय होता है, ठीक है, इसका ज्ञान प्रमाणनीय ज्ञान का अर्थ वह ज्ञान है जिसका सत्यापन होना संभव है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वही ज्ञान प्रमाणनीय या फिर सत्यापनीय होता है जो वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव होता है। आत्मनिष्ठ यानी कि सब्जेक्टिव नॉलेज में भी प्रमाणीकरण का गुण नहीं पाया जाता है। यानी कि जो प्रमाणीकरण कहा गया है, ठीक है, इसमें आपका जो दिया गया है कि जो वस्तुनिष्ठ यानी कि जो सब्जेक्टिव होता है, ठीक है, आत्मनिष्ठ ज्ञान यानी कि सब्जेक्टिव नॉलेज में प्रमाणीकरण का जो गुण होता है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्टिव में प्रमाणीकरण का गुण पाया जाता है, जो सब्जेक्टिव यानी कि आत्मनिष्ठ ज्ञान होता है उसमें आपका प्रमाणीकरण का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका प्रमाणीकरण हो जाएगा सेकंड पॉइंट। थर्ड आपका विशेषता है सुनिश्चितता, ठीक है। देखिए सुनिश्चितता क्या कहता है कि जो हमारा ज्ञान होता है, ठीक है, इसमें सुनिश्चितता तथा स्पष्टता का गुण पाया जाता है। ज्ञान वस्तुतः सुनिश्चित यानी कि डिफाइनाइट, ठीक है, तथा स्पष्ट यानी कि एक्सप्लिक्ट, ठीक है, होता है। यानी कि देखिए जो सुनिश्चितता होता है, ये जो हमारा ज्ञान होता है उसमें सुनिश्चितता होती है, स्पष्टता का गुण पाया जाता है। यानी कि हमारा जो नॉलेज होता है वो क्या होता है, स्पष्ट होता है, सही होता है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट है। चौथा आपका है आपका यहाँ पर यथार्थता, ठीक है। यथार्थता देखिए जो ज्ञान होता है इसमें यथार्थ होने की विशेषता पाई जाती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जो ज्ञान जिस सीमा तक सुनिश्चित तथा स्पष्ट होता है वह उसी सीमा तक यथार्थ भी होता है। यानी कि जो आपके ज्ञान होते हैं उसमें यथार्थता होने की विशेषता पाई जाती है, ठीक है। और ये आपका उल्लेखनीय होता है कि जो ज्ञान जिस सीमा तक सुनिश्चित और स्पष्ट होता है वह उसी सीमा तक यथार्थ भी होता है, ठीक है। ये आपका चौथा पॉइंट था। यहाँ पर आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। आप लोगों के देखिए एक नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। इसमें 4 हेडिंग आप लोगों को देना रहेगा कि ज्ञान की विशेषताएं बताइए, ज्ञान की नॉलेज, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉलेज, ठीक है, यानी कि ज्ञान की क्या विशेषताएं होती हैं। तो आप लोग 4 पॉइंट कोई भी ऊपर जो मैंने बताया वस्तुनिष्ठ, प्रमाणीकरण, सुनिश्चितता, यथार्थता, ये सब डाल सकते हैं उसमें, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका परिशुद्धता। इसमें देखिए हमने आप लोगों के लिए 10 पॉइंट्स लिए हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। परिशुद्धता में क्या होता है कि ज्ञान के लिए परिशुद्धता का गुण भी आवश्यक होता है, ठीक है। और इस प्रकार के ज्ञान में लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है, यानी कि लचीलापन बहुत कम होता है या तो नहीं होता है जो ज्ञान आत्मनिष्ठ या अवैज्ञानिक होता है। यानी कि देखिए जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप नॉलेज होता है, ऑब्जेक्टिव नॉलेज होता है उसमें देखिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बट जहाँ पर आपका सब्जेक्टिव नॉलेज होता है, ठीक है, यानी कि आत्मनिष्ठ या फिर अवैज्ञानिक होता है, वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो नहीं होती, यानी कि उसमें लचीलापन नहीं होता है, यानी कि उसमें परिशुद्धता कम और लचीलापन अधिक पाया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका पूर्णता। पूर्णता यानी कि देखिए जो ज्ञान होता है वो पूर्ण यानी कि कंप्लीट होता है। जब भी किसी प्राकृतिक घटना का ज्ञान प्राप्त होता है तो वह पूर्ण ज्ञान होता है, आंशिक नहीं। यानी कि जब भी आप किसी भी प्राकृतिक यानी कि नेचुरल चीज का जब आप यानी कि ज्ञान प्राप्त करते हैं आप, ठीक है, तो वहां पर आपको पूर्ण ज्ञान होता है, यानी कि थोड़ा बहुत नहीं बल्कि पूरा ज्ञान होता है। जैसे कि आप कहीं घूमने जाते हैं, कहीं ऐतिहासिक जगह पर, फॉर एग्जाम्पल आप सारनाथ गए, आगरा का ताजमहल देखने गए, ठीक है, तो वहां पर जो आपको नॉलेज होगा वो पूर्ण रूप से नॉलेज होगा क्योंकि
आप वहाँ गए हैं, आप खुद से देख रहे हैं। यदि कोई आपको बता रहा है वो चीज़, तो वहाँ पर आपका जो नॉलेज होगा वो पूरी तरीके से नहीं होगा। बट जो आप चीज़ देख करके, सुन करके, समझ करके देख रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वहाँ पर जो आपका नॉलेज होगा वो पूर्ण होगा। यानी कि नॉलेज में हमारे क्या होती है, पूर्णता होती है। ओके, अगला आपका आता है विश्वसनीयता एवं वैधता, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज की दृष्टि से, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, विश्वसनीयता एवं वैधता, यानी कि देखिए जो आपका ज्ञान होता है वो वास्तव में विश्वसनीय होता है, ठीक है, और वैलिड होता है, यानी कि वैध होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो विश्वसनीयता होता है उसका अर्थ ये है कि उस ज्ञान में स्थिरता तथा संगति पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, और इसी तरह वैधता का अर्थ यह है कि ज्ञान पूरी तरह से वास्तविक या यथार्थ होता है। यानी कि विश्वसनीयता का अर्थ क्या होता है कि उस ज्ञान में स्थिरता तथा संगति पर्याप्त मात्रा में होती है, यानी कि जो चीज होती है, जो आपकी नॉलेज होती है वो एक तरह से स्थिर होती है, ठीक है। और जो वैधता होता है, वैधता का ये अर्थ होता है कि जो आपका ज्ञान है वो पूरी तरह से वास्तविक यानी कि सत्य है। वास्तविक तथा यथार्थ का क्या मतलब होता है कि सत्य है, ठीक है। तो इससे आप लोग सब क्या समझते हैं कि हमारा जो ज्ञान होता है वो स्थिर और, यानी कि जो ज्ञान की विशेषताएं होती है वो स्थिर और आपका सत्य होता है, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, विश्वसनीयता एवं वैधता। आपको कुछ नहीं याद है, आपको केवल 4-5 पॉइंट याद करने हैं, जो आपका लघु उत्तरी या फिर अति लघु उत्तरी क्वेश्चन पेपर में आता है। ज्ञान की विशेषताएं, वस्तुनिष्ठता डाल दीजिए, उसमें विश्वसनीयता डाल दीजिए, वैधता डाल दीजिए। एक आप उसमें कोई भी डाल सकते हैं, जैसे कि यथार्थता आप डाल सकते हैं, सुनिश्चितता डाल सकते हैं, प्रमाणीकरण डाल सकते हैं, या फिर परिशुद्धता डाल सकते हैं, या पूर्णता डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब भी आप डाल सकते हैं। 3 पॉइंट और है इसमें, देख लेते हैं। अगला आपका आता है सार्वभौमिकता, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा देखिए ज्ञान होता है वो सार्विक यानी कि जनीन या फिर सार्वभौमिक यूनिवर्सल होता है, ठीक है। सार्वजनिक होता है, सार्वभौमिक होता है, सॉरी, सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल होता है। वह समय तथा स्थान से परे होता है, ठीक है। और ऐसा ज्ञान सभी स्थानों तथा समयों के लिए पूरी तरह सत्य होता है, यानी कि जो हमारा सार्वभौमिक ज्ञान होता है वो सभी जगह पर, ठीक है, और सभी समय के लिए पूरी तरह से सत्य होता है, ठीक है। उसमें कुछ भी असत्य नहीं होता है, सार्वभौमिकता यानी कि जो हमारा ज्ञान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 8th पॉइंट कंप्लीट होता है। अगला आपका पॉइंट है विश्वसनीय स्रोत। देखिए विश्वसनीय स्रोत क्या होता है कि ज्ञान जो है जिन स्रोतों द्वारा प्राप्त होता है वे स्रोत विश्वसनीय होते हैं। ज्ञान को प्राप्त करने की अनेक स्रोत हैं, ठीक है, जिनमें आपका निरीक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन होता है, और आपका प्रयोग, ठीक है, यानी कि एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि आप जैसे किसी भी ज्ञान पे आप विश्वास कर रहे हैं, किसी भी चीज पे आप विश्वास करते हैं, आपको नॉलेज है, तो उसके क्या स्रोत हैं। सबसे पहला तो आपका ऑब्जर्वेशन होता है, निरीक्षण, यानी कि जैसे अभी हमने बताया कि आप यदि आगरा का ताजमहल देख रहे हैं, ठीक है, तो वो आप निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी खुद की आंखों से देख रहे हैं, वहां पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप खुद से देख रहे हैं उसको, ठीक है। और उसका आप प्रयोग कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि आप वहां पर जा करके जो चीजें हैं उस पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपसे कहा गया है कि हमारा जो ताजमहल है वो व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, वहां पर ये चीजें हैं, आप वहां जाकर ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो आप वहां पर जाके प्रयोग करके देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पर ये चीजें हैं और हम इसको इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं आपकी विश्वसनीय स्रोत के अंतर्गत। ओके, अगला आपका लास्ट पॉइंट आता है भविष्यवाणी, ठीक है। भविष्यवाणी यानी कि देखिए जो ज्ञान होता है, ठीक है, यानी कि ज्ञान का एक गुण यह है कि इसके आधार पर भविष्यवाणी करना संभव होता है, ठीक है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक ज्ञान में भविष्यवाणी यानी कि वैधता का होना अति आवश्यक है। यदि आपके पास देखिए ज्ञान है, ठीक है, तो सबसे बड़ा अच्छा चीज होता है ज्ञान का कि आप इसके आधार पर किसी भी चीज के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप नॉलेज ले रहे हैं, ठीक है, आप एमए यानी कि कर रहे हैं, और यहाँ पर आप चाहते हैं कि हमारा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक आए, आप गोल्ड मेडलिस्ट बन जाएं, ठीक है। तो आप कितना आपके पास ज्ञान है, आप इसका भविष्यवाणी कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपके पास नॉलेज है तो आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि हाँ मैंने पेपर में इतना लिखा है, इतने क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, अटेंड किया है, हमारा इतना नंबर आएगा, हम गोल्ड मेडलिस्ट बन सकते हैं,
ठीक है, तो इस प्रकार से आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो ज्ञान का स्वरूप एवं विशेषताएं हैं वो कंप्लीट होता है। और देखिए आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट आप लोग छोड़िएगा नहीं, सारे अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और कंटिन्यू हम आप सभी लोगों को जो फर्स्ट पेपर है, सेकेंड पेपर है, थर्ड पेपर है, फोर्थ पेपर है, ठीक है, डिटेल इसके बारे में हम आप लोगों को यानी कि पढ़ाएंगे। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर हम आप लोगों को डेली के डेली लिंक दे देते हैं, ठीक है, यानी कि आज से क्लास स्टार्ट किए हैं तो डेली हम आप लोगों को लिंक शेयर करेंगे। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो आप सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो इस वीडियो के हम आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही सेंड कर देंगे, ठीक है। आगे है आपका कि साधारण ज्ञान तथा वैज्ञानिक ज्ञान में अंतर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि साधारण ज्ञान क्या होता है और वैज्ञानिक ज्ञान क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए यानी कि देखिए यहाँ पर क्या दिया है, इंग्लिश भी लेकर चलिए आप लोग साथ साथ, ठीक है, क्योंकि आज की जनरेशन में इंग्लिश बहुत ही जरूरी है। डिफरेंस बिटवीन जनरल नॉलेज एंड साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है। देखिए जो ज्ञान की आपकी कई विशेषताएं हैं, ठीक है, उसके आलोक में जो आपका वैज्ञानिक ज्ञान है, ठीक है, और जो सामान्य ज्ञान यानी कि जो साधारण ज्ञान है, ठीक है, इन दोनों के ज्ञान में अंतर किया जा सकता है। और कुछ बातें हम आप लोगों को बताएंगे यहाँ पर, ठीक है, कि कौन कौन से बातें हैं कि जिसकी वजह से दोनों में अंतर है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपका फर्स्ट पॉइंट है कि वैज्ञानिक ज्ञान वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव होता है, जबकि साधारण ज्ञान या सामान्य ज्ञान आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव होता है। देखिए जब आप लोग का थ्योरेटिकल पेपर होता है तो वहां पर आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि आत्मनिष्ठ, यानी कि जो लिखने वाला होता है उसमें क्या है कि आपके माइंड में कुछ भी आता है आप कॉपी भर के चले आते हो, ठीक है। बट जब आप लोग सेकंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे तो वहां पर आप लोगों का जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ यानी कि पेपर आते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आता है। वहां पर आपका जो नॉलेज होता है वो वैज्ञानिक नॉलेज होता है। यदि आप लोग बुक से पूरी तरह अच्छे पढ़े हैं अच्छी तरीके से, तो यहाँ पर क्या होगा कि आप लोगों का जो नॉलेज है वो अच्छे से कर पाएंगे, नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है, जिससे कि आप लोग पेपर अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और पेपर में अच्छा नंबर उठा पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि जहाँ वैज्ञानिक ज्ञान व्यक्तिगत पक्षपातों यानी कि बेसिस से मुक्त होता है, वह साधारण ज्ञान व्यक्तिगत पक्षपातों से मुक्त नहीं होता है। यानी कि देखिए जो वैज्ञानिक ज्ञान होता है, ठीक है, वो व्यक्तिगत पक्षपातों से मुक्त होता है और जो साधारण ज्ञान होता है वो व्यक्तिगत पक्षपातों से मुक्त नहीं होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका फर्स्ट पॉइंट एंड अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। देखिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे साधारण ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान में अंतर, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपसे भी यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ सकता है कि साधारण ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान में क्या अंतर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इस टाइप से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सेकंड पॉइंट है कि वैज्ञानिक ज्ञान सार्वजनीन, ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, सार्वभौमिक होता है, जबकि साधारण ज्ञान असार्वजनिक यानी कि नॉन यूनिवर्सल या फिर व्यक्तिगत पर्सनल होता है, ठीक है। अन्य तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि जो वैज्ञानिक ज्ञान होता है वो स्थान तथा समय, ठीक है, यानी कि प्लेस एंड टाइम के बंधन, ठीक है, बंधन से पूरी तरीके से मुक्त होता है, किंतु जो साधारण ज्ञान होता है इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। क्योंकि देखिए जो वैज्ञानिक ज्ञान होता है कोई भी वहां पर आप नॉलेज लेते हैं तो वो आपका ऑथेंटिक और सही होता है। लेकिन जो आप साधारण ज्ञान लेते हैं, ठीक है, आप साधारण ज्ञान से मतलब है कि आप कहीं से भी कोई ज्ञान सुन लेते हैं, ठीक है, तो वो आपका ऑथेंटिक नहीं होता है। बट यहाँ पर देखिए यदि हम आप लोग यानी कि सॉरी जो आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो चीजें हम आप लोगों को पढ़ाएंगे वो ऑथेंटिक यानी कि वैज्ञानिक ज्ञान देंगे, जो आपके किताब में दिया गया है, जो आपके सिलेबस में पढ़ना है वही चीज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। यदि आप लोग किसी अगल बगल से कुछ भी बस ऐसे ही घर की महिलाएं हैं, ठीक है, कुछ आप पूछ लेंगे तो वो आपका सामान्य नॉलेज रहेगा, आप उसको कॉपी में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप उसको समझ लीजिए, ठीक है, फिर आप बुक से पढ़िए, उसके बाद आप अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करिए, उसको समझिए, उसके बाद आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा साधारण ज्ञान होता है वो इस बंधन से मुक्त नहीं होता है आपके प्लेस और टाइम से, लेकिन जो आपका वैज्ञानिक ज्ञान होता है, ठीक है, वो आपके स्थान समय के बंधन से पूरी तरीके से मुक्त होता है, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड पॉइंट आता है। एंड तीसरा पॉइंट है इसमें आपका साधारण एवं वैज्ञानिक ज्ञान के अंतर में
कि जो वैज्ञानिक ज्ञान होता है वो प्रमाणनीय, ठीक है, यानी कि वेरिएबल होता है, जबकि सामान्य ज्ञान, कॉमन सेंस या साधारण ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज प्रमाणनीय नहीं होता है। यानी कि जो आपका देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप नॉलेज होता है, ऑब्जेक्टिव नॉलेज होता है, वो क्या होता है, प्रमाणनीय होता है, ठीक है, आप उसको प्रमाण कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमने आपको कोई भी गलत चीज़ें पढ़ाई कि हाँ, ये वैज्ञानिक ज्ञान नहीं है, या फिर जो सामान्य ज्ञान है उसको हम वैज्ञानिक ज्ञान बता दिए, जो वैज्ञानिक ज्ञान है उसको हम सामान्य ज्ञान दिए आपको, ठीक है। तो आप लोग पढ़ भले लोगे, लेकिन आप लोगों को जहाँ पे गलत लगा है, ठीक है, आप लोगों के बुक में कुछ और दिया है, तो आप यहाँ पर हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं मैम आपने तो ये पढ़ाया है, बट यहाँ पर ये चीज़ होती है, ठीक है। जैसे कि आपके क्वेश्चन पेपर आते हैं, ठीक है, जैसे कि देखिए अभी सीटेट का पेपर वगैरह होता है, ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि बीएड के बाद टेट सीटेट क्वालिफाई करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो वहाँ पर देखिए जो भी क्वेश्चन की गलत आंसर रहते हैं, जो एनसीटी पेपर कराती है सीबीएसई बोर्ड, ठीक है, तो वहाँ पर जो भी क्वेश्चन गलत होता है, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि नहीं सर आपने ये क्वेश्चन गलत दिया, क्योंकि हमारे पास वैज्ञानिक नॉलेज है, हमने बुक में पढ़ा है, एनसीईआरटी के बुक में पढ़ा है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर उनको हम टैग कर सकते हैं, उनके ऊपर हम क्वेश्चन कर खड़ा कर सकते हैं कि नहीं सर आपने गलत दिया है, तो वहाँ पर हमको पूरा नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा वैज्ञानिक ज्ञान, यानी कि प्रमाणनीय होता है, वो प्रमाण उसका रहता है, ठीक है। लेकिन जो सामान्य ज्ञान रहता है वो कॉमन सेंस या फिर साधारण ज्ञान यानी कि जो जनरल नॉलेज होता है वो प्रमाणनीय नहीं होता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में भी देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो वैज्ञानिक ज्ञान होता है, ठीक है, इसको अनुभाविक आधार, ठीक है, पर प्रमाणित किया जा सकता है, जबकि साधारण ज्ञान को प्रमाणित करना संभव नहीं। आप इसको कहाँ से प्रमाणित करेंगे? आप बोल देंगे कि नहीं वो व्यक्ति ये बोला है, हम उससे सुने हैं, ठीक है, वो व्यक्ति बोल देगा नहीं हम ये चीज़ नहीं बोले हैं, तो आप किसके सामने प्रमाण कर सकते हैं? प्रमाण करने के लिए आप लोगों के पास लिखित दस्तावेज होने चाहिए, और लिखित दस्तावेज कहाँ मिलेंगे? आपके बुक में मिलेगा, आपके नोट्स में मिलेगा, आपकी क्लास में मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए जो साधारण ज्ञान होता है आप उसको क्या कर सकते हैं, यानी कि उसको आप प्रमाण नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आपका वैज्ञानिक ज्ञान होता है, साइंटिफिक ज्ञान जो होता है वो आप उसको क्या कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को क्लास अच्छे लग रहे होंगे, जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ वो आप सबको समझ में आ रहे होंगे। यदि अच्छे से आप लोग पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम समस्या कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। चौथा पॉइंट है आपका कि वैज्ञानिक में यथार्थता, ठीक है, यथार्थता का गुण पाया जाता है। बिल्कुल, जो वैज्ञानिक ज्ञान होता है वो क्या होता है, सत्य होता है, यथार्थता का गुण पाया जाता है, जबकि जो साधारण ज्ञान होता है इसमें इस गुण यानी कि यथार्थता के गुण का अभाव रहता है, ठीक है। इसका कारण यह है कि ज्ञान वस्तुनिष्ठ होता है, जबकि साधारण ज्ञान आत्मनिष्ठ होता है, यानी कि जो वैज्ञानिक ज्ञान होता है वो वस्तुनिष्ठ होता है, और जो आपका साधारण ज्ञान होता है वो आत्मनिष्ठ होता है। देखिए जो लिखित पेपर होता है उसमें हर बच्चा पास हो सकता है, फर्स्ट सेमेस्टर है, आप पास तो सभी लोग हो सकते हो, ठीक है, बट जो नंबर लाने की बात यदि हम कहें कि जो सबसे अच्छा मार्क्स ला सकता है वो अच्छे से पढ़ेगा तभी। लेकिन जो यहाँ पर आपका वैज्ञानिक ज्ञान होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं सेकेंड सेमेस्टर में एंड आपके फोर्थ सेमेस्टर में, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, वहाँ पर आपको वैज्ञानिक ज्ञान की जरूरत होती है, क्योंकि वहाँ पर 1 नंबर के आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, सभी आपके 75 क्वेश्चंस रहेंगे तो 75 नंबर रहेगा। यदि आप 75 में 30 क्वेश्चन करेंगे सही तो 30 ही मिलेगा, न कि आपको 40 या 45 नंबर मिल जाएगा। बट लिखने वाले पेपर में क्या होता है, यदि आप अच्छा लिख रहे हैं, भले ही आंसर उसका थोड़ा सा इधर उधर लिख रहे हैं, थोड़ा भी मिस्टेक वगैरह जो कुछ भी है, ठीक है, यदि आप लिख रहे हैं बस कॉपी भर रहे हैं तो वहां पर आपको नंबर मिल सकता है। तो जो आपका साधारण ज्ञान होता है वो आत्मनिष्ठ होता है, आप खुद से बना करके लिख सकते हैं, बट जो वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव यानी कि जो साइंटिफिक नॉलेज होता है उसमें आप कुछ भी बना के नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका पांचवा कि वैज्ञानिक ज्ञान अधिक स्पष्ट होता है। ये तो मैंने पहले ही बताया, सत्य होता है वैज्ञानिक ज्ञान, ठीक है, विशेषता में आप सबने पढ़ा, और स्पष्ट भी होता है, ठीक है, निश्चित यानी कि डिफाइनाइट होता है, ठीक है, जबकि जो साधारण ज्ञान है वो सामान्य ज्ञान में ये गुण नहीं पाए जाते, यानी कि जो साधारण ज्ञान होता है वो न तो स्पष्ट होता है न तो निश्चित होता है, ठीक है, इसमें ये गुण नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट है आपका कि वैज्ञानिक ज्ञान में परिशुद्धता अधिक पाई जाती है और लचीलापन बहुत कम, यानी कि जो आपका साइंटिफिक नॉलेज होता है उसमें आपका शुद्धता बहुत ज़्यादा होता है लेकिन लचीलापन थोड़ा कम होता है। इसके विपरीत जो आपका साधारण नॉलेज होता है यानी कि जो जनरल नॉलेज होता है, ठीक है, या फिर सामान्य ज्ञान होता है, इसमें लचीलापन जो है वो अधिक पाया जाता है, और जो परिशुद्धता यानी कि जो सही चीज़ें है, शुद्ध चीज़ें हैं, वो बहुत कम पाई जाती हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए
अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है। अगला पॉइंट है कि वैज्ञानिक ज्ञान में उच्च विश्वसनीयता यानी कि हाई रेलिबिलिटी, ठीक है, पाई जाती है। यह ज्ञान अधिक स्थिर यानी कि स्टेबल तथा संगत, ठीक है, संगत होता है। इसके विपरीत साधारण ज्ञान में निम्न विश्वसनीयता पाई जाती है। यह ज्ञान न तो अधिक स्थिर होता है और न संगत ही, ठीक है। यानी कि देखिए जो वैज्ञानिक ज्ञान होता है इसमें यानी कि ऊंचे स्तर की विश्वसनीयता पाई जाती है, और ये जो ज्ञान होता है यानी कि साइंटिफिक नॉलेज जो होता है वो अधिक स्थिर तथा संगत होता है। और जो आपका साधारण ज्ञान होता है इसमें थोड़ा सा यानी कि जो विश्वसनीयता होती है वो निम्न स्तर की पाई जाती है, ठीक है। और ये ज्ञान यानी कि जो साधारण ज्ञान होता है न तो अधिक स्थिर ही होता है और न ही संगत होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, पॉइंट है कि वैज्ञानिक ज्ञान में उच्च वैधता पाई जाती है यानी कि हाई वैलिडिटी पाई जाती है, और विशेष रूप से भविष्यवाणी की वैधता भी पाई जाती है, ठीक है, और काफी संतोषप्रद होती है। और इसके विपरीत जो आपका साधारण ज्ञान होता है या फिर सामान्य ज्ञान होता है इसमें निम्न वैधता पाई जाती है। बट जो आपका साइंटिफिक नॉलेज होता है, ठीक है, उसमें जो वैधता होती है वो हाई लेवल की होती है। ओके, अगला पॉइंट है आपका कि वैज्ञानिक ज्ञान का स्रोत बहुत विश्वसनीय होता है। यह ज्ञान नियंत्रित अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन तथा प्रयोग एक्सपेरिमेंटेशन के आधार पर प्राप्त किया जाता है। इसके विपरीत साधारण ज्ञान या सामान्य ज्ञान का स्रोत विश्वसनीयता नहीं होता, इसका आधार अनियंत्रित अवलोकन होता है, ठीक है। यानी कि जो आपका वैज्ञानिक ज्ञान होता है उसका जो स्रोत है वो बहुत ही विश्वसनीय होता है, नियंत्रित होता है, अवलोकन तथा प्रयोग के आधार पर प्राप्त किया जाता है। जो साधारण ज्ञान होता है यानी कि जो सामान्य ज्ञान है उसका जो स्रोत है वो विश्वसनीय नहीं होता है, और ना ही इसका आधार नियंत्रित अवलोकन अथवा आत्मनिष्ठ विधियां होती हैं, ठीक है। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा चैप्टर था कि ज्ञान प्राप्ति की विधियां, अब हम लोग उसकी तरफ चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछ भी सकता है साधारण ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान में अंतर, या फिर आपसे पूछ सकता है ज्ञान का स्वरूप या फिर उसके विशेषताएं बताइए, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ज्ञान प्राप्ति की विधियां यानी कि ज्ञान प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो देखिए जो ज्ञान अर्जन करने की मुख्य विधियां होती हैं, ठीक है, जिन्हें निगमन विधि यानी कि डिडक्टिव मेथड तथा आगमन विधि कहते हैं यानी कि इंडक्टिव मेथड, ठीक है। इन दोनों विधियों के आधार पर तर्क करके किसी घटना या तथ्य के संबंध में ज्ञान प्राप्त किया जाता है, और इन दोनों विधियों का संक्षिप्त व्याख्या हम आपको करके बताएंगे अभी जस्ट नीचे, ठीक है। तो यानी कि ज्ञान प्राप्त करने की इम्पॉर्टेंट रूप से आपकी दो विधियां होती हैं यानी कि दो मेथड्स होते हैं। एक आपका डिडक्टिव मेथड्स होता है जिसे निगमन विधि कहा जाता है, एक आपका इंडक्टिव मेथड्स होता है जिसे हम लोग आगमन विधि कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग चलेंगे नीचे निगमन विधि की तरफ यानी कि डिडक्टिव मेथड की तरफ, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए जो निगमन विधि होता है, ठीक है, इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर यानी कि फ्रॉम जनरल टू पार्टिकुलर, ठीक है, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्क करके कोई ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ठीक है। यानी कि पहले कोई सामान्य कथन प्रस्तुत किया जाता है और उसी के आधार पर किसी विशिष्ट कथन तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर दिया है कि जो मनुष्य है वो मरणशील है, ठीक है। ये तो सामान्य सी बातें हो गई कि जो मनुष्य होता है वो हमारा मरणशील है, ठीक है। और जो सभी मनुष्य हैं या फिर सभी मनुष्य मरणशील हैं, ठीक है। तो देखिए यह एक सामान्य कथन हो गया, और इसके आधार पर आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं या फिर निकाला जा सकता है कि मोहन मनुष्य है, ठीक है। अब यहाँ पर एक सामान्य बातें हैं कि जो मनुष्य होता है वो मरणशील है, लेकिन एक विशिष्ट बात यह है कि जो मोहन है वो एक मनुष्य है, इसलिए वह भी मरणशील है, ठीक है। यानी कि देखिए जो सामान्य कथन या फिर प्रथम वाक्य है उसको प्रधान वाक्य, द्वितीय वाक्य को लघु वाक्य तथा तृतीय वाक्य को निष्कर्ष कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो प्रधान वाक्य है इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। मैंने सारे एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिया है कि जो प्रधान वाक्य है इसको सत्य मानकर प्रकृति के एकरूपता या समरूपता के नियम यानी कि लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। प्रकृति का यह नियम जो कि घटना एक परिस्थिति में घटित हो जाती है वह उस तरह की समान परिस्थिति में पुनः घटित हो सकती है। इस विधि द्वारा सही ज्ञान की प्राप्ति संदिग्ध ही रहती है, और इसका ये कारण है कि आगे कुछ और आपको अभी मिलेगा देखने को, ठीक है।
अब यहाँ पर आप लोग निगमन विधि के यानी कि जो आपका डिडक्टिव मेथड है उसके बारे में क्या समझे, तो एक बार फिर से आपको समझा देते हैं कि डिडक्टिव विधि ये कहता है कि इस विधि में जो आप ज्ञान नॉलेज ग्रहण करते हैं वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। यानी कि आपको सामान्य जानकारी दी जाती है, उसके बाद उसी सामान्य जानकारी से आपको विशिष्ट जानकारी दिया जाता है। जैसे कि हमने कहा कि सभी व्यक्ति मरणशील होते हैं, सॉरी सभी मनुष्य मरणशील हैं, लेकिन हमने कहा कि जो मोहन है वो मनुष्य है। सबसे पहले कहेंगे सभी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर विशिष्ट बातें हमारी ये निकल के आती हैं कि जो मोहन है वो मनुष्य है, इसलिए उसको भी एक दिन यानी कि वो भी मरणशील है, इसलिए वो भी मरणशील है। तो ये हमारी विशिष्ट बातें हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा है नीचे कि कारण है। इसमें देखिए कई दोष भी होते हैं इसमें, ठीक है, डिडक्टिव मेथड में। इसमें देखिए एक दोष ये है कि जो प्रधान वाक्य होता है उसके गलत होने पर निष्कर्ष गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। यदि आपका पहला ही वाक्य गलत हो गया, यानी कि जो सामान्य वाक्य है वो गलत हो गया, तो विशिष्ट वाक्य भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे है कि यहाँ निष्कर्ष तभी सही होगा जब आधार वाक्य आपका सही होगा। दूसरा दोष ये होता है कि इसके द्वारा कोई नया ज्ञान प्राप्त नहीं होता, यानी कि जो आपका देखिए निगमन विधि होता है यानी कि डिडक्टिव मेथड होता है, ठीक है, इसके द्वारा कोई भी आप नया ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। थर्ड आपका होता है तीसरा दोष इसमें कि यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति के सभी चरण यानी कि स्टेप्स जो होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। तो 3 पॉइंट थे यहाँ पर, ठीक है, इसके दोष में आपके निगमन विधि यानी कि डिडक्टिव मेथड के अंतर्गत। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड, ठीक है। अब देखिए आगमन विधि हमारी क्या कहती है। बहुत ही अच्छा ये दोनों है, और ये आगमन विधि निगमन विधि ये आपको जीवन भर काम देने वाली है, ठीक है। हमेशा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को पूछता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी ये आपको पूछ सकता है अति लघु में कि आगमन विधि किसे कहते हैं, निगमन विधि क्या होता है, ठीक है। हम लोगों ने निगमन पढ़ लिया है, डिडक्टिव मेथड। अब हम लोग पढ़ेंगे आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड, ठीक है। इसमें है कि इस विधि में निगमन विधि के विपरीत क्रिया पाई जाती है, यानी कि हमने निगमन विधि में पढ़ा कि सामान्य से विशिष्ट की ओर यानी कि फ्रॉम जनरल टू पार्टिकुलर तर्क करके हम लोगों ने ज्ञान प्राप्त करते हैं। एंड आगमन विधि कहता है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर यानी कि फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल तर्क करके कोई ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यानी कि जैसे मोहन मरता है, ठीक है, सोहन मरता है, राम मरता है, श्याम मरता है आदि, इस प्रकार से आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। और इन विशिष्ट घटनाओं के आधार पर हमारा जो निष्कर्ष निकाला जाता है कि सभी मनुष्य मरणशील है, ठीक है। यानी कि हम लोग कहेंगे कि हमारे घर में या फिर अगल बगल के एक दिन वो मर जाएंगे, एक दिन वो मर जाएंगे, एक दिन वो भी मर जाएंगे, एक दिन ये भी मर जाएंगे, ठीक है। लेकिन लास्ट में हमारा क्या निष्कर्ष निकल कर आता है कि सभी मनुष्य मरणशील है, एक दिन सबको ही मर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसी विशिष्ट ज्ञान तक पहुंचने के लिए हमको अपनी 5 अवस्थाओं यानी कि स्टेज से गुजरना पड़ता है, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले चरण में आपको क्या क्या देखने को मिलता है आगमन विधि में कि समस्या का निर्माण किया जाता है। जैसे एक समस्या यह हो सकती है कि क्या मनुष्य मरणशील है। सबसे पहली बात एक ये हो सकती है कि क्या मनुष्य मरणशील है, और दूसरे चरण में ये समस्या से संबंधित परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाता है कि जैसे ही परिकल्पना बनाई जा सकती है कि मनुष्य मरणशील है, आप अपनी कर यानी कि पहले तो आप लोगों ने ये समस्या यानी कि हो सकता है कि क्या मनुष्य मरणशील है, आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि क्या मनुष्य मरणशील है, और दूसरा आप सोच रहे हैं कि मनुष्य मरणशील है। ये अपनी सोच के बारे में आप सोच कर रहे हैं ना, हाइपोथेसिस परिकल्पना कर रहे हैं, ठीक है, खुद से अंदर ही अंदर आप परिकल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं। और तीसरा समस्या आपका ये हो सकता है तीसरे चरण में कि वास्तविक अध्ययन करके प्रदत्त संग्रह यानी कि डाटा कलेक्शन का विश्लेषण यानी कि एनालिसिस किया जाता है। और चौथा है कि चौथे चरण में प्रदत्त संग्रह के विश्लेषण के आधार पर कोई निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन निकाला जाता है। जैसे निष्कर्ष प्राप्त हो सकता है कि मनुष्य मरणशील है, ठीक है। और पांचवा यहाँ पर देखिए आता है कि पांचवें और अंतिम चरण में उस निष्कर्ष या ज्ञान का सामान्यीकरण किया जाता है। जैसे सामान्यीकरण किया जा सकता है कि सभी मनुष्य मरणशील है। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे आगमन विधि और निगमन विधि।
निगमन विधि और आगमन, यानी कि डिडक्टिव मेथड्स एंड इंडक्टिव मेथड्स। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर तो स्पष्ट हो ही जाता है, ठीक है, कि आगमन विधि ज्ञान प्राप्ति की वैज्ञानिक तथा विश्वसनीय विधि होती है। जो आगमन विधि होती है ये आपका बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, यानी कि विशिष्ट से हम लोग सामान्य जाते हैं, निगमन में क्या होता है, सामान्य से हम लोग विशिष्ट की ओर जाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए एक पॉइंट दिया गया है कि वैज्ञानिक और विश्वसनीय विधि है। सबसे पहला पॉइंट है कि इस विधि द्वारा जो एक ज्ञान प्राप्त होता है वो अधिक विश्वसनीय होता है, यानी कि जो आप इंडक्टिव मेथड से जो भी ज्ञान आप प्राप्त करते हैं वो अधिक विश्वसनीय होता है। ठीक है, दूसरा है कि इसके द्वारा पुराने ज्ञान के पुष्टिकरण में सहायता प्राप्त होती है, यानी कि जो भी आपके पुराने ज्ञान है, ठीक है, उसको यदि आप पुष्टिकरण कर रहे हैं तो आगमन विधि से आपको सहायता प्राप्त होती है। ठीक है, और इसमें आपका तीसरा एंड थर्ड लास्ट पॉइंट है कि इस विधि से नए ज्ञान की प्राप्ति संभव होती है। फिर भी यह विधि निगमन विधि की विरोधी नहीं है बल्कि उसकी पूरक है, यानी कि जो आगमन विधि है, निगमन विधि है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, न कि दोनों विरोधी हैं, एक दूसरे से अलग है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग यहीं तक अपना क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था आपका। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति की विधियां, और ये नॉलेज जो है ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्लास एंड इंट्रोडक्शन क्लास के भी अंतर्गत ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे शोध या अनुसंधान, परिभाषा एवं स्वरूप। ठीक है, यानी कि रिसर्च का डिफिनेशन एंड नेचर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल। ठीक है, कल की क्लास में। तो सबसे पहले आज की क्लास जिन लोगों ने देखा है, क्लास कैसा लगा, समझ में आया या नहीं समझ में आया, इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। टेलीग्राम चैनल से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। आप लोगों की जो क्लास है वो मैं 25 से 30 डे, यानी कि आपका 1 मंथ में कंप्लीट करा देंगे। और जब भी आप लोगों का देखिए अभी एग्जाम होगा वो होली बाद ही होगा, तो होली के 4-5 दिन बाद तक हम आप लोगों का जो सारा सिलेबस है, चारों पेपर का, वो टोटली कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो चलिए जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी लोग कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना, एंड अपने सभी दोस्तों को एक बार फिर से आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर कर दीजिएगा। ओके, और लास्ट में यहाँ पर आपका लिखा ही गया है, देखिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। ठीक है, ये चैनल हमारा नहीं बल्कि ये चैनल आप लोगों का है, आप लोगों के लिए बनाया गया है। ठीक है, आप लोगों को एग्जाम में अच्छा नंबर मिले, आई विश। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।